बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आपको इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। बोर्ड के टॉप पर आपको हेडिंग लिखी नज़र आ रही है एडवर्ब, यानी आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब होगा और हम इसकी वेरियस टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और हमारा असल मकसद एज़ यूजुअल जो पेपर में एप्लीकेशन आती है यानी करेक्ट यूज़ ऑफ एडवर्ब क्या होता है। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक और एडवर्ब में एक फैक्टर कॉमन है और वो कॉमन फैक्टर है कि ये दोनों ही मॉडिफायर हैं। जब मैं वर्ड बोलता हूँ मॉडिफायर तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का प्राइमरी फंक्शन किसी दूसरे वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी एडवर्ब और एडजेक्टिव मॉडिफायर हैं, यानी ये किसी दूसरे वर्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जल्दी से अपने जहन में रिकॉल करें, आपने एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव मॉडिफायर है यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है आपको नाउन के बारे में। ठीक हुआ? अच्छा, अब एडवर्ब क्या करता है और किसको मॉडिफाई करता है? अनलाइक एडजेक्टिव जो सिर्फ एक नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक एडवर्ब तीन चीज़ों को, तीन एंटिटीज़ को मॉडिफाई करता है, यानी तीन चीज़ों के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? आइए ज़रा बोर्ड की तरफ देखते हैं। आपको रेड में तीन एक्सप्रेशंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, यानी वर्ब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, यानी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और एडवर्ब मॉडिफाई करता है एक दूसरे एडवर्ब को, यानी एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो आपने क्या याद करना है कि एडवर्ब बाय डेफिनेशन तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को। अब हम इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें इसकी एप्लीकेशन समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सॉल्व्ड द सम इजीली। यहां पे आप एक्शन को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ये रहा आपका एक्शन सॉल्व्ड। ओके, अच्छा, आपने ये एक्शन परफॉर्म किया और आपने ये एक्शन कैसे परफॉर्म किया? इजीली, यानी इजीली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक्शन के परफॉर्म करने के अंदाज को। तो इजीली एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? हाउ डिड यू परफॉर्म द एक्शन। एक्शन के परफॉर्म करने का मैनर बता रहा है आपको। तो इजीली क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एक्शन को। अच्छा, अब आप इसकी बतेरी और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज स्पीक्स लाउड। वो हमेशा ऊंचा गुफ्तगू करती है। तो एक्शन आपके पास क्या है? यानी स्पीक, और कैसे गुफ्तगू की जा रही है? लाउड गुफ्तगू की जा रही है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर लाउडली क्यों इस्तेमाल नहीं किया? इसका जवाब लेक्चर के लेटर पार्ट में आपको मिलेगा। अच्छा, ओके, ही रन्स फास्ट। वो भागता है, और कैसे भागता है? फास्ट। एक्शन करने का अंदाज आपको बताया जा रहा है। अगेन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि फास्टली क्यों यूज नहीं किया गया, फास्ट क्यों यूज किया गया है? इसका आंसर आप अभी से अपने जहन में रख लें और इसको की के तौर पर जहन में रखिए कि फास्ट बजाते खुद एक एडवर्ब है, इसमें ly लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो फास्टली हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करते। एनी हाउ, तो हमने देखा कि एडवर्ब क्वालिफाई करता है एक वर्ब को। अब चलते हैं दूसरी एग्जांपल को। ये एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है? देखिए जरा, सबसे पहले हमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए, आपके पास एक्सप्रेशन है माई न्यू कार इज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें सबसे पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई करें। वो रहा आपके पास कार। ओके, कार की क्वालिटी क्या है? कार की क्वालिटी है एक्सपेंसिव होना। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है आपके पास? कार को। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए इसमें एक्सपेंसिव फिर क्या हुआ बेटे आपके पास? ये एक एडजेक्टिव हुआ।
ठीक हुआ। अच्छा, अब इस एडजेक्टिव के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? वेरी, वेरी व्हाट? वेरी एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। कौन सा वर्ड आपके पास? वेरी। तो वेरी बेटे किसको क्वालिफाई कर रहा है या किसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? एक एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला आपके पास क्या कहलाएगा? शाबाश, हम यहां पे लिखते हैं एडवर्ब। ये बात क्लियर हो गई। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, बल्कि यूं कह लीजिए एडवर्ब क्वालिफाई करता है एक एडजेक्टिव को भी। नंबर 3, एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडवर्ब। ये एक एडवर्ब के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है या उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकता है। एग्जांपल देखिए, दे एक्सेल्ड क्वाइट सुपर्बली। उन्होंने तरक्की की और बहुत ज्यादा बेहतरीन अंदाज में तरक्की की। अच्छा, आपका वर्ब क्या है यहां पर? एक्सेल्ड। ये रहा आपके पास बेटे आपका वर्ब। ठीक हो गया। उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया और कैसे परफॉर्म किया? सुपर्बली परफॉर्म किया। तो आपके पास सुपर्बली क्या हुआ? एक एडवर्ब आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, एल वाई से अमूमी तौर पे हमारे जहन में ये गुमान आता है कि एक एडवर्ब होगा, और जो कि बहुत हद तक ठीक बात भी है। अच्छा, अब उन्होंने किस हद तक सुपर्बली एक्शन परफॉर्म किया? क्वाइट। क्वाइट मीन अच्छा खासा। अच्छा, ये QUIET नहीं है। QUIET का मतलब खामोश होता है, तो क्वाइट मतलब होता है अच्छा खासा। तो ये क्वाइट किसकी स्ट्रेंथ में इजाफा कर रहा है? सुपर्बली की स्ट्रेंथ में। सुपर्बली खुद क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला खुद आपके पास बेटे क्या होता है? वो भी एक एडवर्ब होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो एडवर्ब क्या करता है? ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और ये किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एडवर्ब की टाइप्स क्या हैं। बेटे टाइप्स को समझना बस एक हद तक जरूरी है ताकि हमें कुछ एप्लीकेशन को समझने में मदद दे। तो याद रखिए, एडवर्ब हमेशा 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 बेसिक कैटेगरीज में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और नंबर 3 रिलेटिव एडवर्ब। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 आपके पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और नंबर 3 आपके पास रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा, इनमें से जो सेकंड और थर्ड टाइप है, यानी कौन कौन सी? इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। सरे दस्त आप उनके बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखें कि जैसे who, whom, whose, WH मेंबर, और which, who, whom, whose और which, जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं। बिल्कुल उसी तरह when, where, why और how, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं और इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं। तो ये आपके पास एक ही एक्सप्रेशन की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा ताकि हम इस पे ज्यादा वक्त ना लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाई आर यू वीपिंग, Why are you weeping? इसमें आपके पास वर्ब क्या है? वीपिंग। अच्छा, why क्या कर रहा है? Why क्यों का फैक्टर ऐड कर रहा है एक्शन के परफॉर्म होने में, कि वाई दिस एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। एक नंबर 2, वाई की मदद से आप क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये एक आपके पास क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? जो एडवर्ब का काम करता है, साथ साथ आप उसकी मदद से क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं। तो आपने कौन कौन से एक्सप्रेशंस याद रखने हैं उसमें? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। क्लियर बात। और अगर यही एडवर्ब्स सेंटेंस के दरमियान में आ जाएं और कंजंक्शन का काम करें, आपको एक टॉपिक याद होगा, हमने बिल्कुल अपने अर्ली लेक्चर में पढ़ा था, और हमारा टॉपिक क्या था बेटे आपके पास? वो था आपके पास क्लॉज। उसमें आपने पढ़ी थी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हेन, वेयर, व्हाई यानी WH फैमिली की मदद से जब हम 2 क्लॉजेस को, 2 जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है आपका रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या है आप देखिए जरा, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ जब ये सेंटेंस के दरमियान में हो और 2 क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हो तो आप इनको नाम दे देंगे रिलेटिव एडवर्ब्स।
मेरा ख्याल है इनके बारे में इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ ही टोल्ड मी वाई ही वॉज वीपिंग, अब यहाँ पर वाई दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। याद रहे आपने रिलेटिव एडवर्ब्स में हु, हुम, हुज और विच को शामिल नहीं करना। वो क्या है आपके पास? रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रहे होते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये एक्शन को रेफर करते हैं और दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। कौन कौन से? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। बस आपने ये चार वर्ड्स याद रखें। बट एनी हाउ, अब हम इससे आगे चलते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है टाइप 1 में, सिंपल एडवर्ब। ये एक्चुअली वो एडवर्ब है जिसको ब्रीफली समझना आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। सिंपल एडवर्ब से मुराद वही है जो हमने एडवर्ब को डिफाइन किया। ये कौन से एडवर्ब्स होते हैं? जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं और जो किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अब हम इनके पैटर्न्स की बुनियाद पे इन्हें कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं? अब जरा ज़हन में रिकॉल करें। आप क्या पढ़ने लगे? सिंपल एडवर्ब की टाइप्स पढ़ने लगे हैं। तो आपके सामने ये रही सिंपल एडवर्ब की टाइप्स। अच्छा, इनमें सबसे पहला एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, और साथ ही मैंने उसकी एग्जांपल भी लिख दी। अच्छा, मैनर क्या करेगा? आपको एक्शन के करने का मैनर यानी अंदाज बताएगा। हाउ एन एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड। तो फॉर एग्जांपल ही ड्राइव्स द कार फास्ट, वो गाड़ी तेज चलाता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है ड्राइव, और कैसे परफॉर्म करता है? फास्ट। ओके, शी स्लीप्स साउंडली, वो गहरी नींद सोती है। अब इसमें देखिए जरा, साउंडली आपके पास क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म करने का अंदाज बता रहा है। दे ऑलवेज बिहेव रूडली, रूडली बुरे तरीके से, यानी एक्शन के करने का अंदाज आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी टाइप आपको लिखी हुई नजर आ रही है एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल हुआ, जैसे मैनर एक्शन करने का अंदाज, टाइम आपको क्या बताएगा? एक्शन के करने का वक्त। फॉर एग्जाम्पल ही मेट मी यस्टरडे, अब यस्टरडे आपके पास क्या हुआ? एक्शन को करने का वक्त बता रहा है। तो आप इसमें से कौन से वर्ड शामिल करेंगे? यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, एवर, नेवर। इनको आप क्या शुमार करेंगे? एडवर्ब्स हैं ये टाइम के एतबार से। ओके, थोड़ा सा आगे चलिए। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से मुराद क्या होगा? वेयर द एक्शन हैज हैपेंड, एक्शन हुआ कहाँ, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल दे वर प्लेइंग आउटसाइड, अब प्लेइंग का एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है? आउटसाइड। तो ये आउटसाइड आपके पास क्या हुआ? वर्ब हुआ। आउटसाइड, इनसाइड, अबव, डाउन, बिलो, ये सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, ये एक्शन को करने की जगह बताते हैं। ओके, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एडवर्ब लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नंबर और फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैज हैपेंड, आपने कितनी दफा एक एक्शन को परफॉर्म किया या आप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखिए कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए इसकी पे, जैसे आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस, मैंने 2 दफ़ा ये किताब पढ़ी। आपने एक्शन परफॉर्म किया रेड का, और कितनी दफ़ा परफॉर्म किया? ट्वाइस। तो ट्वाइस आपके पास क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। अच्छा, इसको हम फ्री नंबर से मुराद क्या होगा? एग्जैक्ट तादाद आपको बता दी जाए, और फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होगा? जिसमें एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई जाती। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होगा? हाउ ऑफन एन एक्शन हैज हैपेंड। ओके, मिसाल के तौर पर ही नेवर टेल्स अ लाई। अब इसमें आप नोट कीजिए कि एक्शन आपका क्या है? टेलिंग ऑफ लाई, एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैपन्स? नेवर। तो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको एक्शन के होने की तादाद का इंप्रेशन देता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आपने एक वर्ड याद, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी almost lost the match, we almost lost the match, हमने एक्शन कौन सा परफॉर्म किया? लूजिंग का। और किस हद तक परफॉर्म किया?
ऑलमोस्ट, तो आपको ऑलमोस्ट क्या बता रहा है, एक्शन के होने का ताद्दुद बता रहा है, यानी उसकी किस हद तक हो रहा है, ताद्दुद वर्ड यहां ठीक नहीं रहेगा, किस हद तक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ये बात हो गई। तो ये कहलाएंगे डिग्रीज, ऑलमोस्ट, नियरली, ये आपको किस हद तक एक्शन हो रहा है। अभी आपने वर्ड पढ़ा, देखिए यहां पर अपने एक्सप्रेशन पढ़ा था क्वाइट और वेरी, तो देखो वेरी आपको एक्सपेंसिव के होने की हद बता रहा है, क्वाइट आपको सुपर्बली की हद बता रहा है कि किस हद तक ये एक्शन या ये चीज क्वालिफाई की जा रही है, एक एक्सटेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आएगा बेटे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, इन बातों पर नोट करें, अफर्मेशन और निगेशन ये वो वर्ड्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वेदर एन एक्शन हैज हैपेंड और हैज नॉट हैपेंड, हुआ है या नहीं हुआ। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल नॉट की है, दे डिड नॉट कम इन टाइम। अब इसमें नॉट आपको कमिंग के होने या ना होने को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक होगी ये बात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपके पास है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी व्हाई एन एक्शन हैज हैपेंड, तो इसमें आप कौन से वर्ड्स याद रखेंगे, सो का वर्ड याद रखेंगे, इसमें आप देयरफॉर का एक्सप्रेशन याद रखेंगे, यानी एक्शन के होने के रीजन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। एनी हाउ आपने बेसिकली क्या याद रखना है, मैनर एक्शन के होने का अंदाज, टाइम एक्शन के होने की वक्त, और प्लेस एक्शन के होने की जगह, फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन हैज हैपेंड, और डिग्री का मतलब क्या होगा, टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैज हैपेंड। इनको आप अगर 5 को ज़हन में बिठाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब आ जाइए एडवर्ब की करेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटे। अच्छा, आपको अपने बोर्ड पे एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है, आप एक लम्हे को इसकी हेडिंग को फोकस करें और इस टेबल को अपने जहन में प्रिंट करें। देखें आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरीली किसी भी एडवर्ब की करेक्शन में बुनियादी चीज उसकी पोजीशन होती है। अच्छा, पोजीशन से मुराद क्या है, पोजीशन से मुराद है कि आप जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका एडवर्ब उस वर्ड से पहले आएगा या उस वर्ड के बाद में आएगा या दोनों पोजीशंस पे आ सकता है। ये बात क्लियर हुई कि एडवर्ब उस वर्ड से पहले जिसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं पहले आएगा या बाद में आएगा। डिफरेंट केसेस में ये पोजीशंस डिफरेंट होती हैं और इनको याद करना समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक होगी ये बात। तो हमने इस चीज को फोकस करना है। तो आइए वन बाय वन हम एग्जांपल लेते हैं, हम उसकी पोजीशन देखेंगे और फिर हम एक एग्जांपल की मदद से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, हाँ जी, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है तो आपका एडवर्ब कहां आना चाहिए, दो मुमकिन पोजीशंस हैं आपके पास, बिफोर और आफ्टर। तो देखिए आपको टिक कहां लगा हुआ नजर आ रहा है, आफ्टर में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है तो आपका एडवर्ब उस वर्ब के बाद में आएगा। ओके, चले अब पोजीशन तो बाद में, अब हमें पहले यह समझना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए आपको बोर्ड पे लिखी हुई एक एग्जांपल को गौर करना होगा। लीजिए एग्जांपल नंबर 1 में जरा सेंटेंस नंबर 1 को देखिए, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मोस्ट प्लांट्स ग्रो नेचुरली। इसमें अब रेड वाला एक्सप्रेशन आप छोड़ दीजिए, मोस्ट प्लांट्स ग्रो, अक्सर पौधे खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, अक्सर पौधे पैदा होते हैं। अब यहां पर आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, ठीक हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं आपसे कहूं कि दे वर लाफिंग, वो मुस्कुरा रहे थे, इसमें भी आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक्शन कंप्लीट है। अब इसके कन्वर्स एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ही कॉट, उसने पकड़ा, क्या इसकी सेंस कंप्लीट है, हालांकि सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो अब देखेंगे सेंस कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप एक्शन को रिसीव करने वाली एंटिटी के बारे में नहीं बताएंगे, और वो क्या है, ही कॉट अ बर्ड।
ये बात क्लियर हुई। ही कॉट अ बटरफ्लाई, जिसने एक्शन को रिसीव करना है उसकी मौजूदगी जरूरी है। अब दो जुमलों को आपस में कंपेयर करें। ही कॉट अ बर्ड, इस कॉट के बाद बर्ड का आना यानी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ही वॉज स्लीपिंग, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यही फर्क है। अगर एक वर्ब ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है या ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं बेटे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बात क्लियर हुई। ऐसा सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो आप उसको क्या बोल देंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसका साथ ही कन्वर्सली दूसरा भी समझ लीजिए। अगर आपके पास एक ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव है यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट का मौजूद होना जरूरी है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अभी आपने एग्जांपल ली, ही कॉट अ बर्ड, द हंटर किल्ड अ लायन। अब इसमें लायन मौजूद है, एक्शन रिसीव करने वाली एंटिटी मौजूद है। दे वर एंजॉयिंग अ मैच, यानी मैच का ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? इन ट्रांजिटिव वर्ब, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता या उसकी जरूरत नहीं होती उनको हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आइए जरा एग्जांपल की तरफ। अगर आपका वर्ब यानी यहां पर ये वर्ब आपके पास ग्रो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटे? आप इसमें जो इसका एडवर्ब है नेचुरली उसको आप वर्ब के बाद में लगाएंगे, बाद में जहां पर इसकी पोजीशन हमने एलोकेट की है। यानी आप क्या नहीं कह सकते? आप नहीं कह सकते द प्लांट्स नेचुरली ग्रो, यानी ये पोजीशन, इस पोजीशन पर एडवर्ब को लाना आपके पास गलत समझा जाएगा। अच्छा जी, शी सॉफ्टली स्पीक्स, गलत है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, क्योंकि स्पीकिंग इस सेंटेंस में आपके पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक दफा यहां पर आइए। अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आप उसको बिफोर भी लगा सकते हैं या आप उस ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस करेंगे। कैसे भला? पहले एग्जांपल देखिए। ओके, आइए। दे ब्रेवली फेस्ड द सिचुएशन, इसमें एक लम्हे को आप ब्रेवली को भूल जाइए कि ये यहां पर मौजूद नहीं है। सेंटेंस आपके पास है दे फेस्ड द सिचुएशन। इसमें आपके पास बेटे वर्ब क्या है? ये वर्ब रहा आपके पास फेस्ड, ये रहा आपके पास वर्ब। अच्छा, एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? सिचुएशन। ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। क्या ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है? अच्छा, आप एक लम्हे को सिचुएशन को वहां से हटा के देखिए तो वह दे फेस्ड, उन्होंने सामना किया किस चीज का? सेंस इनकम्प्लीट हो गई तो हमने कहा दे फेस्ड द सिचुएशन। जैसे ही आप सिचुएशन का एक्सप्रेशन लगाएंगे ये खुद ब खुद क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये बात क्लियर हुई। अब अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो दो पोजीशंस हो सकती हैं। आप या उसे वर्ब से पहले लगा दीजिए जैसे हमने उधर मेंशन किया, या आप उसे ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। अब इन दोनों एग्जांपल को देखिए जरा। दे ब्रेवली फेस्ड द सिचुएशन, ये भी ठीक है, और दे फेस्ड द सिचुएशन ब्रेवली, लास्ट में भी इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकती है। ये बात क्लियर हो गई। चलें अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब मॉडिफायर हो तो फिर आपने क्या करना है? अब जरा गौर सुनिए, ये क्या है? अगर आपका एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो अगर आपका एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को नहीं, और या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? आ जाइए इधर। तो आपने उसको लगाना है बिफोर द वर्ड, उस वर्ड से पहले जिसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास हुआ 4। लीजिए एग्जांपल आपके पास है, दिस आइडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया? एग्जांपल समझिए। देखिए आपका नाउन क्या है? आइडिया।
और ये जो इंटरेस्टिंग है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? आइडिया को। आइडिया को क्वालिफाई करने की वजह से ये खुद क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब इस एडजेक्टिव को अगर आपने किसी एडवर्ब से क्वालिफाई करवाना है तो उसकी पोजीशन हमेशा एडजेक्टिव से पहले होनी चाहिए। ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? इंटरेस्टिंग को। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? ये हुआ आपके पास एक एडवर्ब। यही हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो आपने उसे उस वर्ड से क्या करना बेटे? पहले इस्तेमाल करना है, जैसे हमने यहां पर इस्तेमाल कर दिया। ये बात क्लियर होगी? अब एक और एग्जांपल देखिए जरा। She always observes the issues quite closely. Closely का मतलब होता है बड़ी बारीक बीनी के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ। अच्छा जी, जरा देखिए आपका यहां पर वर्ब क्या है? ऑब्जर्व्स। ये रहा आपके पास वर्ब, ठीक हो गया। और आप ये एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? क्लोजली। तो ये रहा आपके पास एडवर्ब, क्लोजली। और अगर इस एडवर्ब को आपने क्वालिफाई करवाना है एक दूसरे एडवर्ब से तो उसकी पोजीशन हमेशा उस एडवर्ब से पहले। तो यहां पे रहा ये एडवर्ब, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब 1 जो मेन एडवर्ब है, और जो उस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है उसे हमने क्या नाम दे दिया? एडवर्ब नंबर 2। तो ये बात क्लियर हुई बेटे कि जब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को आपने क्वालिफाई करना है तो उनके लिए जो एडवर्ब इस्तेमाल होंगे वो उन एडजेक्टिव और एडवर्ब से हमेशा पहले आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी, अब जरा आगे देखिए। एनफ, दो एनफ हैं आपके पास, एनफ बतौर एडवर्ब और एनफ बतौर एडजेक्टिव। अच्छा जी, अगर एनफ एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ड स्पेसिफिकली आप याद रखेंगे, तो आप क्या करेंगे? उसे आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, उस वर्ड के बाद में लगाना है। किसको? एनफ को। ओके, अब दोबारा देखिए, एनफ अगर एक एडजेक्टिव है तो फिर आप क्या करोगे? उसे हमेशा उस वर्ड से पहले लगाओगे। एनफ एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। एडवर्ब की सूरत में इसे वर्ड के बाद में और एडजेक्टिव की सूरत में इसे वर्ड से पहले। तो आइए देखते हैं कि यहां पर क्या सूरत हाल है। You have misbehaved enough। आपके पास बेटे वर्ब क्या है? misbehaved। और आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, और किस हद तक परफॉर्म किया? काफी। ये enough किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से ये क्या बना? एडवर्ब। और इसकी पोजीशन देखें कहां पर है? वर्ड के बाद में। यही बात हमने डिस्कस की कि enough अगर एक एडवर्ब है तो इसकी पोजीशन कहां पर होगी आपके पास? आफ्टर, उस वर्ड के बाद। और अगर ये एडजेक्टिव है तो पोजीशन क्या हो जाएगी? वर्ड से पहले। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, पाकिस्तान हैज इनफ फंड्स फॉर न्यू डैम्स। अच्छा, इसमें आपके पास फंड्स, ये एक नाउन है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये रहा आपके पास एक एडजेक्टिव। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटे? फंड्स को। तो फंड्स को क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई करने की वजह से एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव एनफ की पोजीशन हमेशा नाउन से पहले होती है, नाउन से पहले। ये बात भी क्लियर होगी? चलें अब आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी, ये कौन से एडवर्ब्स होते हैं? अभी हमने टाइप्स में डिस्कस किया था, जो एक्शन के करने की तादाद बताते हैं, ठीक हो गया, या एक्शन के करने की हद बताते हैं कि किस हद तक, या किस हद तक और कितनी दफा। ये इसको आपने ज़हन में रखना है, डिग्री और फ्रीक्वेंसी। तो फिर आपने क्या करना है? देखिए, हमेशा उस वर्ड से पहले, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज और फ्रीक्वेंसी उस वर्ड से पहले आएंगे जिसे आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओके, देखिए जरा, वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें देखिए आपका वर्ब क्या है? कंप्लीटेड। ये हुआ आपके पास वर्ब। हमने ये एक्शन परफॉर्म किया, और किस हद तक परफॉर्म किया? ऑलमोस्ट। तो ये कौन सा एडवर्ब आपके पास है? ये बेटे आपके पास है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बता रहा है किस हद तक आपने एक्शन परफॉर्म किया, और पोजीशन देखो उसकी वर्ब से पहले। यही बात हम डिस्कस कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 9 में देखिए, दे ऑफन विजिट मरी इन समर। अच्छा, विजिट आपके पास वर्ब हुआ, आप विजिट करते हैं, ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, और कितनी दफा करते हैं? अक्सर, ऑफन। तो ये आपके पास क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री वर्ड से पहले, वर्ड से पहले। ये बात याद हो गई आपको? चले अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाइए। अब वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री है,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या मौजूद है? LV से स्टैंड्स फॉर लिंकिंग वर्ब मौजूद है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब से मुराद हम क्या लेते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और सेंटेंस में एक्शन मौजूद नहीं होता। अगर आपके पास लिंकिंग वर्ब्स हैं तो आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी को कहां प्लेस करना है? देखिए, वो आपने प्लेस करना है आफ्टर, बाद में प्लेस करना है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं इसको जरा। देखिए नंबर 10th एग्जांपल को देखिए। आई एम नेवर लेट फॉर कॉलेज। ठीक हो गया? ये रहा आपके पास आपका लिंकिंग वर्ब एम। ठीक हो गया? अच्छा, देखिए आपका एडवर्ब क्या है यहां पर? नेवर, जिसको हमने ब्लैक से आइडेंटिफाई किया है। तो हमने इसको कहां यूज किया? लिंकिंग वर्ब के बाद। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आपके पास एडवर्ब हुआ कैसे। चले इसको भी सरदस्त हम समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास एक्चुअल सेंटेंस है आई एम लेट फॉर कॉलेज। आई एम लेट। अच्छा, लेट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाता है बेटे आपके पास? एडजेक्टिव कहलाता है। और कितना लेट और कब लेट? नेवर लेट। ठीक हो गया? नेवर फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपको, तो नेवर किसको क्वालिफाई कर रहा है? लेट को। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की वजह से ये क्या बना आपके पास? एडवर्ब। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में एक लिंकिंग वर्ब मौजूद है और एडवर्ब की पोजीशन हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द न्यू प्लान इज नियरली परफेक्ट। अच्छा, अब जरा इसमें आप देखिए कि आपके पास नाउन क्या है? प्लान, और प्लान क्या है? परफेक्ट। नाउन की क्वालिटी हमेशा क्या होती है बेटे? एडजेक्टिव होती है। ठीक हो गया? अच्छा, और वो कितना परफेक्ट है? नियरली परफेक्ट। तो ये नियरली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला खुद क्या होता है आपके पास? एडवर्ब होता है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, द प्लान इज, आपके पास है क्या आ गया? ये दायरा मैं यहां लगाता हूं, ये आपके पास आ गया एक लिंकिंग वर्ब। और देखिए एडवर्ब कहां है? लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रहा है। और ये कौन सा एडवर्ब है? आपके पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो आपने क्या सीखा बेटे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी लिंकिंग वर्ब के साथ आ रहे हों तो इनकी पोजीशन हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद में होती है। क्लियर होगी ये बात? चलें अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 3 एडवर्ब्स हमने मेंशन किए यहां पर, इवन, ओनली और मियरली। इवन, ओनली और मियरली, इनकी पोजीशन हमेशा कहां होगी? बिफोर द एक्सप्रेशन दे क्वालिफाई। जिस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं हमेशा उससे पहले आएंगे ये तीनों वर्ड्स। कौन कौन से? इवन, ओनली और मियरली। ये रहे आपके पास ये तीनों, इवन, ओनली एंड मियरली। अब इनको एग्जांपल में अप्लाई करते हैं, ये खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आइए जरा यहां पर चलते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 12 में आपके पास है, टॉम इज नॉट इवन कैपेबल ऑफ गेटिंग लोअर ग्रेड्स। टॉम इज नॉट कैपेबल ऑफ इवन कैपेबल ऑफ गेटिंग लोअर ग्रेड्स। टॉम थोड़े से नंबर हासिल करने के भी काबिल नहीं है। अच्छा, ये इवन किसको क्वालिफाई कर रहा है? कैपेबल को। कैपेबल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये रहा एडवर्ब। और देखें उसकी पोजीशन कहां पर है? हमेशा उस कैपेबल से, उस वर्ड से पहले जिसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं। पहले लगाने हैं तीनों वर्ड्स। कौन कौन से? इवन, ओनली और तीसरा वर्ड आपके पास क्या है? मियरली। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखिए, द हंटर फायर्ड ओनली टू फ्राइटन द लॉयन। हंटर ने सिर्फ शेर को डराने के लिए फायर किया। यहां पर ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? फ्राइटन को। ये वाला एक्शन आपने परफॉर्म करना है। तो ओनली की पोजीशन देखें कहां पर है? फ्राइटन से पहले। फ्राइटन, खौफजदा करना। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या यूज किया? ओनली। और उसकी पोजीशन कहां पर है? हमेशा उस वर्ड से पहले जिसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? अब थोड़ा सा आगे चलिए। They came late merely to tease me। महज, merely मीन महज मुझे तंग करने के लिए। तो अब merely किसको क्वालिफाई कर रहे हैं यहां पर? टीज को। इसको क्वालिफाई कर रहे हैं यहां पर। तो जिस वर्ड को आप क्वालिफाई कर रहे हैं उससे पहले आएगा merely, और उससे पहले आएगा only, और उससे पहले आएगा even। इनकी पोजीशन बाद में नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आप यूं नहीं कर सकते, द हंटर फायर्ड टू फ्राइटन द लॉयन ओनली।
ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने नहीं करना, या यूं नहीं कर सकते, दे केम लेट टू टीज मी मियरली, यहां मियरली की पोजीशन नहीं करनी है आपने। इनको हमेशा आपने अपने एक्चुअल वर्ड से, जिसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उससे पहले अप्लाई करना है। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने रिमेनिंग 6 रूल्स की तरफ, जो एडवर्ब से रिलेटेड हमने डिस्कस करने हैं। आपने प्रीवियस जो कुछ पढ़ा एडवर्ब से मुतल्लिक, उसके बाद यू विल फाइंड दीज रूल्स क्वाइट सिंपल इन टर्म्स ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, साथ साथ इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। और इन रूल्स में एक बड़ा ही डिफरेंट सा रूल है, जो एक नॉर्मल पैराडाइम से अचानक एक शिफ्ट लेता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स रादर सिंपल। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट रूल आपके पास है, जिसको हमने 6 रूल्स का एक सेगमेंट बनाया है। इसमें देखिए रूल नंबर 1 है, यूज एनी इन प्लेस ऑफ नो इन नेगेटिव्स। नेगेटिव से मुराद बेटे हम ले रहे हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चरली नेगेटिव होते हैं, जिनमें नॉट मौजूद होता है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट मौजूद है तो आप क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें नो इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2 नेगेटिव्स इकट्ठे नहीं करते। उस नो की बजाय आप क्या वर्ड यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। तो आइए जरा इसकी एप्लीकेशन देखिए। देखिए आपके पास सेंटेंस नंबर 1 में लिखा हुआ नजर आ रहा है, आई डोंट हैव नो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिम। आप कहना चाह रहे हैं मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। तो अब देखिए यहां पर ऑलरेडी आपके पास एक नेगेटिव एक्सप्रेशन आ गया, नॉट आ गया। अब आप दोबारा नो इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा एनी। यानी हमने क्या सीखा कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव मौजूद हो, नॉट मौजूद हो, तो फर्दर नेगेटिविटी आपने एनी के साथ ऐड करनी है, नो के साथ ऐड नहीं करनी। एक रूल हो गया। अच्छा दोबारा देखिए जरा, द पुलिस कुड नॉट फाइंड नो क्लू। अब इसमें आप देखिए जरा, आपके पास कुड नॉट आ गया, नॉट एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब यहां पर अगेन आप क्या नहीं कर सकते बेटे, नो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पर एनी यूज करना पड़ेगा। तो साबित क्या हुआ कि नॉट और नो का कॉम्बिनेशन आपने इकट्ठा नहीं बनाना, अगरचे के कहीं कहीं आपको अमेरिकन इंग्लिश में 2 नेगेटिव्स इकट्ठे नजर आते हैं। चूंकि हम ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब्स डोंट क्वालिफाई नाउन्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कि एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता। समटाइम्स हमें ये लगता है कि सेंटेंस ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो ठीक नहीं होता। इसमें आपने देखना है इन एग्जांपल्स को कि एडवर्ब को कभी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। अच्छा आइए जरा एग्जांपल को देखिए। द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहना आप चाह रहे हैं कि नीचे वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा अब इसमें बज़ाहिर देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, ये स्टेटमेंट बेटे आपके पास एक नाउन है, जबकि बिलो आपके पास एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी जगह को शो करता है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें आप नोट करें कि एडवर्ब बज़ाहिर किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और हमने ये पढ़ लिया कि एडवर्ब कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर कुछ ऐसा करामत करनी है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देखिए मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं आपके पास, द ब्लो गिवन, GIVEN, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ठीक कैसे हो गया, ठीक भला कैसे हो गया। देखिए स्टेटमेंट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, दी गई। ठीक हो गया। गिवन से मतलब क्या होगा, दी गई। किसका थर्ड फॉर्म है, ये गिव का थर्ड फॉर्म है। और किसी भी, गौर से आपने मेरी बात रिकॉल करनी है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, यानी वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, तो वो क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल खुद क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर गिवन आपके पास बेटे एक क्या है, एडजेक्टिव है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा
अब जब ये एडजेक्टिव है, अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये नीचे दी गई स्टेटमेंट, बयान, वो नाउन आ गया आपके पास। अच्छा, और कहां दी गई? नीचे दी गई, एडवर्ब। एडवर्ब, ये गिवन वाला काम कहां पर है? बिलो। तो बिलो किसको क्वालिफाई कर रहा है आपके पास? गिवन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी किसको? यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब ये एडवर्ब अपना असल काम कर रहा है, यानी ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव किस शक्ल में मौजूद है हमारे पास? पास्ट पार्टिसिपल की, वर्ब की थर्ड फॉर्म में की शक्ल में मौजूद है। अब ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आई हैव रेड अबव स्टेटमेंट्स। अब अबव क्या? स्टेटमेंट को तो अबव क्वालिफाई नहीं कर सकता, अबव तो एक एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस है, तो आप करेंगे अबव मेंशन्ड, अबव डिस्क्राइब्ड, अबव गिवन, यानी आपको वहां पर कोई पास्ट पार्टिसिपल ऐड करना पड़ेगा ताकि अबव और बिलो का फंक्शन ठीक हो सके और वो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें और स्टेटमेंट आपकी टेक्निकली ठीक हो जाए। ये बात होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लें और एक नए अंदाज से लें। The newly building house collapsed suddenly. नया तामीर शुदा घर अचानक collapse कर गया, गिर गया। अब देखिए जरा, न्यूली, न्यू से न्यूली, ly लगा, ये एडजेक्टिव बन गया। अब ये बजाहिर किसको क्वालिफाई कर रहा है? बिल्डिंग को। बिल्डिंग आपके पास बेटे क्या है? नाउन है। एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये बात ठीक होगी। अब आपको यहां इस नाउन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एडजेक्टिव में ताकि स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाए। नया तामीर शुदा, तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हम बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटे? बिल्ड। ठीक हो गया जी। अब ये बिल्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल ने किसको क्वालिफाई किया? यानी पास्ट पार्टिसिपल ने एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ने किसको क्वालिफाई किया? हाउस को, जो कि एक नाउन है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव बन गया और इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है आपके पास? न्यूली। अब इसको पढ़े जरा, द न्यूली बिल्ट हाउस collapsed सडनली। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। यानी पहले क्या गलती हो रही थी? न्यूली एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, हमने उस नाउन को किस में कन्वर्ट कर दिया? एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म ली और उसको बतौर एडजेक्टिव यूज किया, यानी पास्ट पार्टिसिपल हमने यूज किया। तो हमने क्या सीखा इस रूल के अंदर कि एडवर्ब कभी भी किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। आपको उसके फौरन बाद कुछ ऐसा मामला लाना पड़ेगा कि वो बतौर एडवर्ब किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, बतौर एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या किसी वर्ब को क्वालिफाई करे। इस तरह की एग्जांपल्स में अमूमी तौर पर दरमियान में एडजेक्टिव ऐड किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऐड किया जाता है ताकि सेंटेंस का एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए अब आगे आइए। मैं आपको ये जो रूल नंबर 3 में थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि एक नई सी चीज़ आप पढ़ेंगे और वो अमूमी हमारे जो एक्सपीरियंस हैं एडवर्ब एडजेक्टिव के हवाले से वो थोड़ा सा उससे ये डिफरेंट है। अच्छा, कैसे डिफरेंट है? देखिए आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, एडवर्ब्स विद डबल फॉर्म, यानी ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो ly के साथ भी एडवर्ब हैं और ly के बगैर भी एडवर्ब हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, इसकी लिस्ट आपको बुक में नजर भी आ रही होगी एक कॉलम की शक्ल में, जो ly के साथ भी एडवर्ब हैं और ly के बगैर भी एडवर्ब हैं। लेकिन इनके मीनिंग्स ly के साथ और ly के बगैर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कैसे भला? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ले बेटे, वाई डिड यू रिस्पॉन्ड, लेट लगाएं या लेटली लगाएं? एक बात हो गई। दोबारा देखिए, लेटली और लेट ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। अब एक एडवर्ब आपके पास है लेट, याद रखें ly के बगैर ये एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन यहां पर ये बतौर क्या यूज हो रहे हैं? एडवर्ब, लेट एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, देर से और बाद में, गौर करें, लेट का मतलब क्या होगा? देर से, और लेटली का मतलब क्या होगा? बाद में। अब आप खुद बताइए, व्हाई डिड यू रिस्पॉन्ड लेट और लेटली? तो मेरा ख्याल आपने गेस कर लिया होगा, ये होगा व्हाई डिड यू रिस्पॉन्ड लेट, और ये चूंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट है हम यहां पर लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क।
ठीक हो गया। अच्छा अगर इसको पढ़ें, डैश ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, बाद में उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो बाद में से मुराद यहां पर क्या होगा, लेटली ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। तो देखिए दोनों ही एडवर्ब है, एलवाई के साथ भी और एलवाई के बगैर भी, लेकिन दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो आपको सेंटेंस की सेंस को समझकर इसको जज करना है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल देखिए आप यहां पर, चिप्स लिव्ड नियर और नियरली ब्रुकफील्ड। तो याद रखिए नियर बेशक एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक एडवर्ब भी है और साथ साथ नियरली भी एक क्या है, एडवर्ब है। अब हमें चूज करना है नियर और नियरली में से। तो चिप्स लिव्ड नियर और नियरली, अब दोनों की जैसे कि मैंने बताया कि मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। नियर मीन फिजिकली क्लोज, करीब, और नियरली मीन ऑलमोस्ट, तकरीबन। ये आपने नोट करना है, नियरली मीन्स तकरीबन। अब देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, चिप्स लिव्ड नियर और नियरली ब्रुकफील्ड, तो यकीनन आपने जज कर लिया होगा, यहां पर होना चाहिए नियर ब्रुकफील्ड, नियरली नहीं आ सकता। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, ही नियरली अनॉयड मी विद हिज इनसैनिटी। इनसैनिटी का मतलब आप ले लीजिए बेवकूफ़ी, अहमकानापन, फुलिशनेस। उसने मुझे अपने अहमकानापन से तकरीबन गुस्सा दिला दिया, तकरीबन गुस्सा दिला दिया। तो यहां पर क्या होगा आपके पास, नियरली, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एनॉयड को, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने देखा कि एडवर्ब एलवाई और एलवाई के साथ दो डिफरेंट मीनिंग्स में, दो डिफरेंट कोनोटेशंस में या मफाहिम में इस्तेमाल हो सकता है। तो जी ये एग्जांपल्स में हमारी क्लियर हो गई। अच्छा जी अब आ जाइए नेक्स्ट, ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ये मजीद क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टेट वर्ब्स टेक एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब्स, एडवर्ब पे आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा, ये आपने एडवर्ब्स इस्तेमाल नहीं करने, किन के साथ, स्टेट वर्ब्स के साथ। यकीनन आपको याद होगा स्टेट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, जो सब्जेक्ट की फिजिकल या मेंटल कंडीशन को बता रहे होते हैं, जिसकी लिस्ट भी आपके पास मौजूद है। अच्छा इन वर्ब्स को के बाद आपने हमेशा क्या यूज करना है बेटे, एडजेक्टिव यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, एडवर्ब यूज नहीं करना। एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब, और स्टेट वर्ब जो सब्जेक्ट की कंडीशन बता रहे होते हैं, फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन, उसमें आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको, आइए हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। दिस स्टोरी साउंड्स, अच्छा देखें ये एक वर्ब है। अच्छा साउंड्स का मतलब क्या, दिख रही है, दिखती है, महसूस होती है। अब यहां स्टोरी को एक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रही, बल्कि स्टोरी का इंप्रेशन लिया जा रहा है कि स्टोरी को देखकर, सुनकर, पढ़कर आपको क्या महसूस हो रहा है। तो ये स्टोरी के क्या है, इंप्रेशन है, तासुर है उसका। हाँ जी, साउंड्स डिलाइटफुल और डिलाइटफुली। अब डिलाइटफुल एक एडजेक्टिव है, डिलाइटफुली एक एडवर्ब है, हम यहां लिखते हैं डिलाइटफुल एक एडजेक्टिव, और एलवाई लगने से ये क्या बन गया आपके पास, एक एडवर्ब। तो हमने क्या पढ़ा कि जब आपके पास कोई एसवी हो यानी स्टेट वर्ब हो, उसके बाद आपने क्या यूज करना बेटे, एडजेक्टिव यूज करना है। क्या यूज नहीं करना आपने, एडवर्ब इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, He always, यहां से S मिसिंग हो गया, He always remains calm और calmly in pressure। Remain का मतलब क्या होता है, रहना। आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि आपकी मेंटल स्टेट बताई जा रही है कि उसकी मेंटल स्टेट क्या होती है, काम होती है प्रेशर के अंदर। तो अगेन आपके पास ये एक एडजेक्टिव काम, और कामली आपके पास एक क्या हुआ, एडवर्ब है। तो आपने रिमेन्स के बाद क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है, यानी स्टेट वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव यूज करेंगे, कभी भी एडवर्ब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, ये अमूमी तौर पे हमें नहीं पता होता, लेकिन आपने गौर करना है इस पे। सादा सी बात है, लेकिन इसको समझिए। गुड वर्सेस वेल, गुड और वेल में क्या डिफरेंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। दोनों का मतलब अच्छा होता है। गुड आपके पास बेटे एक एडजेक्टिव है, ये आपके पास एक एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। और वेल आपके पास एक क्या है, एडवर्ब है। ये रहा आपके पास एक एडवर्ब। तो आइए जरा इनकी एप्लीकेशन देखते हैं दो एग्जांपल्स की मदद से। नंबर 1,
आवर टीम परफॉर्म्ड गुड और वेल। तो देखिए आपको एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। आपके पास असल वर्ड क्या है? परफॉर्म्ड। ये एक वर्ब है, वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए होता है? एडवर्ब चाहिए होता है। तो हम फिर क्या यूज करेंगे यहां पर? वेल यूज करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे? गुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है। हमने वर्ब को क्वालिफाई करना था परफॉर्म्ड को। एक और एग्जांपल देखिए, आई फील गुड और वेल आफ्टर अ वीक्स इलनेस। आज फिर हमारा एक और एस मिस हो गया यहां से। हाँ जी, मैं एक हफ्ते की बीमारी के बाद खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। अच्छा, एक मैं चीज आपको याद करवाता हूं, कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इलनेस और सिकनेस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का बज़ाहिर मतलब बीमारी ही होता है। याद रखिए, इलनेस का मतलब है कोई भी एलिमेंट, लाइक कैंसर एक इलनेस है, कफ एक इलनेस है, टेम्परेचर एक इलनेस है। और इलनेस की वजह से जो आपके ऊपर बैड इफेक्ट्स आते हैं वो कहलाता है आपके पास सिकनेस। फॉर एग्जांपल, एक शख्स को डायरिया हो गया और उसके बाद वो अपने आप को वीक फील कर रहा है, तो इलनेस डायरिया और उसकी वजह से जो वीकनेस आपको फील हो रही है वो आपको क्या कहलाएगी? सिकनेस कहलाएगी। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं। ले जी, आई फील, फील कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब है, अभी हमने डिस्कस किया। और स्टेट वर्ब के बाद हमेशा बेटे क्या आता है आपके पास? एक एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। तो यहां पर आपने आई फील वेल जो भी कहते हैं वो गलत होता है। क्या होना चाहिए आपके पास? आई फील गुड वेल, यहां पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब एक आखिरी बात, नो वर्सेस नॉट। नो और नॉट में वही फर्क है जो गुड और वेल में फर्क है। यानी नो भी आपके पास एक क्या है? एडजेक्टिव है, जबकि वेल नॉट आपके पास एक क्या है? एडवर्ब है। ये भी क्लियर हुआ। तो एग्जांपल्स इसको जरा देखिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग डैश मेजर्स फॉर द पुअर। टेकिंग यहां पर एक्शन है, एक्शन के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए यही इसमें सबसे ट्रिकी एलिमेंट था। देखिए, नो या नॉट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं मेजर को। मेजर्स आपके पास एक क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो इनमें से एडजेक्टिव क्या है? नॉट। बिल्कुल नहीं। इनमें से एडजेक्टिव क्या है? नो। तो यहां पर आप बस नॉट गलत हुआ और आपका सही आंसर क्या हुआ? नो, क्योंकि नो एक एडजेक्टिव है और हमें यहां चाहिए भी क्या था? एडजेक्टिव जो किसको क्वालिफाई करता हो? नाउन मेजर्स को क्वालिफाई करता हो। अच्छा, और लास्ट एग्जांपल देखिए, वी वर नॉट बिजी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्या करना है हमें? वी वर नो बिजी या नॉट बिजी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर साउंड से पता चल रहा है कि यहां पर नॉट आना चाहिए, लेकिन क्यों आना चाहिए नॉट? ये अक्सर हमें नहीं पता होता। एक्शन तो यहां कोई है नहीं। बिजी आपके पास क्या है? जैसे हम कहते हैं वी वर हैप्पी, वी वर बिजी, वी वर अनॉयड, वी वर सरप्राइज्ड। तो ये बिजी किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस सब्जेक्ट को, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला बेटे आपके पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब क्या है आपके पास इन दोनों में से, नो और नॉट में से? ऑब्वियसली आपने याद कर लिया होगा कि एडवर्ब आपके पास क्या है? नॉट है। तो यहां पर आप नॉट लगाएंगे बिजी के साथ। वी वर नॉट बिजी। ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपके ज़हन में रहे कि अमूमी तौर पर नॉट से हमारे में एक्शन आते हैं। दे डिड नॉट कम, ही विल नॉट हेल्प मी, आई हैव नॉट टेकन डिनर। एक्शन वाले वर्ड्स आते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव को भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है, जैसा कि नॉट यहां पर कर रहा है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। और खुद ये क्या है? आपके पास एक एडवर्ब है। ले बेटे, ये एक एडवर्ब का कंप्लीट लेक्चर था। इसी में से आपका टेस्ट होगा, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, वो कैब तैयार कीजिए। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।